गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बच्चों, आज फिर से एक नई क्लास को लेकर आए हुए हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कार्बन या उसके यौगिक के चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे प्रश्न को बताया गया था। और आज हम लोग कुछ एक दो दिन का गैप लेना पड़ा क्योंकि हम लोग टूर में गए हुए थे। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू बनाते हुए आज का क्लास 10 का जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वे जरूर इस चैप्टर को देखें, क्योंकि ये जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जिससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे को बताया जा रहा है। और अंतिम तक बने रहे ताकि आज का क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा वो आपको अच्छी से समझ में आ सके और आगे भी बने रहे ताकि आगे के क्लासेस में नए नए चैप्टर जो भी है क्लास 10 के सिलेबस में सारे को बारी बारी से बताया जाएगा। तो बच्चों, आज के क्लास में आप देख सकते हैं कि जैव प्रक्रम का जो पहला जो प्रश्न था वो है पहला प्रश्न, जैव प्रक्रम क्या है? जनन एक जैव प्रक्रम नहीं है, क्यों? जैव प्रक्रम क्या है? जनन एक जैव प्रक्रम नहीं है, क्यों? बच्चों, ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों बोल सकते हैं जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है और ये जनन इससे संबंध क्यों नहीं रखते हैं, जनन एक जैव प्रक्रम के रूप में क्यों नहीं आते हैं? तो पहले समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो कोई भी जीव अपने जीवन को कंटिन्यू निरंतर बनाए रखने के लिए जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, अब उसके शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होते हैं वो सारे प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम किया जाता है। अब जीवन के लिए क्या करता है इंसान? भोजन ग्रहण करता है, उत्सर्जन करता है, श्वसन करता है, तो ये पोषण करता है। ये सारे प्रक्रियाएं संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। लेकिन जनन एक जैव प्रक्रम क्यों नहीं कहलाते हैं? तो इसका वजह क्या है? तो बच्चों, जनन इसलिए नहीं जैव प्रक्रम कहलाते हैं क्योंकि जनन एक दूसरे टाइप का प्रक्रिया जिसमें जीवन का निर्माण किया जाता है, अपने वंशज का निर्माण किया जाता है। वो जीवन जीने के लिए नहीं है, वो नए वंशज को, अपने वंशज को बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया किया जाता है। तो ये बिल्कुल जनन प्रक्रिया जैव प्रक्रम से क्या ना रिलेट नहीं करता है, इसलिए बोला गया है प्रश्न में कि जनन एक जैव प्रक्रम नहीं है। हाँ, ये जैव प्रक्रम जनन एक नहीं है। जैव प्रक्रम में क्या पोषण आ सकता है, श्वसन आ सकता है, उत्सर्जन आ सकता है, ये सारे प्रक्रिया क्या आ सकते हैं? जैव प्रक्रम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे अपने भोजन को तैयार करते हैं, बनाते हैं। जैसे हम लोग खाना पकाते हैं घर में, अपना किचन हाउस में बनाते हैं पका के, है ना, गैस की सहायता से, लकड़ी की सहायता से। उसी तरह पेड़ पौधे भी अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस, पेड़ पौधे किस तरह से खाना को बनाते हैं, भोजन को बनाते हैं, वो सारे प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो है क्या? तो सूर्य की प्रकाश, पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होना चाहिए। और ये सारी प्रक्रिया पत्ती में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से पेड़ पौधे क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश को लेकर और जड़ की सहायता से क्या करते हैं कि खनिज लवण, जड़ की सहायता से क्या करते हैं? खनिज लवण लेते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से खाना तैयार करते हैं और खाना तैयार करके पेड़ पौधे आ, अपने शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाते हैं अपने अंगों के द्वारा, नालिका के द्वारा, है ना। परिवहन तंत्र जो होता है, परिवहन अंग जो होता है, उसके सहायता से प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम करते हैं। और ये सारी प्रक्रिया समझ रूप से क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। अगर इसको परिभाषित करना है तो साफ साफ कर क्या बता देना है कि पेड़ पौधे अपने भोजन तैयार करने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ की सहायता से खनिज लवण और जल को लेकर पत्तियों में भोजन बनाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसका बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायु लेता है, पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जब क्या आपस में प्रक्रियाएं होती है, अभिक्रिया होती है, तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। और ऑक्सीजन को गैस क्या करता है, रिलीज करता है, बाहर निकालता है। और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। तो जो अगला प्रश्न है वो है अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। देखिए बच्चों, अमीबा एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है और ये पोषण कैसे करता है, पोषण विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए बोला है। तो हम लोग इसका प्रोसेस को पहले तो जाने कि अमीबा होता क्या है। अमीबा अभी बताएं कि छोटा जीव है और ये अपना भोजन, इसके इतना छोटा होने के कारण क्या होता है, इसके अंगे जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, इसीलिए ये अपना भोजन क्या करते हैं, अपने शरीर के बाहरी हिस्सों की या बाहरी हिस्सों की सहायता से ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग उत्पाद का नाम देते हैं। और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये किसी भी आकार में मिल सकते हैं और ये अपना भोजन क्या करते हैं, उत्पाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका आकार इस तरह भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है। मान लीजिए कि भोजन भोजन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, तो ये अपने इस अंगों को क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे, इधर से भी बढ़ाते चलेंगे और इस तरह से ये जो भोजन को पूर्ण रूप से ग्रहण ये कर लेंगे, अपने अंदर कर लेंगे और इस तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं और इसी अंग को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद कोई फिक्स क्या ना फिक्स इसका अंग नहीं है, इधर भी उत्पाद बन सकता है, इधर भी बन सकता है, किसी भी दिशा में बन सकता है, बशर्ते उसका भोजन किस दिशा में है उसके अनुसार ये अपने अंगों को क्या ना बढ़ाने का प्रयास करता है और उसी के प्रयास की सहायता से वो भोजन को ग्रहण करता है। आप बुक वगैरह में देख सकते हैं, वहाँ से प्रोसेस अच्छा से फिगर बताया गया है, वहाँ से हेल्प लेके। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे फिगर बना के वर्णन कर सके, लेकिन इतना समझ लो कि ये बहुत छोटे जीव है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है और ये भोजन ग्रहण करता है, पोषण करता है कैसे, तो उत्पाद की सहायता से अपने बाहरी अंगों को क्या करता है कि लंबा कर देता है, भोजन को चारों तरफ से घेर कर ग्रहण कर लेता है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, ये अमीबा में पोषण हो गया। एक प्रश्न छूट रहा है हमारा, वो है श्वसन श्वसन और विषम पोषण, हाँ, स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर। स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर का मतलब बच्चों अभी बताएं कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो जो भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो विषम पोषण या विषम पोषी जीव कहलाते हैं। और स्वपोषण में क्या होता है कि ये अपना भोजन खुद तैयार करता है, ऐसे पोषण करने वाले जीवों को स्वपोषी जीव बोलते हैं और इस प्रक्रिया को स्वपोषण बोलते हैं। इसके कई अंतर हो सकते हैं। स्वपोषण में क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, विषम पोषण में क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है विषम पोषी जीव में। स्वपोषी जीव में अगर देखते हैं स्वपोषण प्रक्रिया करने वाले जीव में तो पेड़ पौधे आते हैं, विषम पोषी जीव में आ सकते हैं जीव जंतु जितने भी हैं वो सारे आ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, वो है ये तो अमीबा वाला भी बता चुके हैं। अगला है मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है 2026 के विद्यार्थियों के लिए जो इस बार परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। 2026 की जो विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है वो समझ लो कि हमारे हृदय में खून का क्या होता है, शुद्धता होता है, फिल्टर होता है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी क्या ना खून का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, वो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसमें गंदगी आने लगती है यूज करने के बाद। तो सारे खून को फिर हृदय तक पहुंचाना, और खून जब हृदय तक पहुंचता है उसको फिर से शरीर के हृदय में फिल्टर होने के बाद फिर से शुद्ध होने के बाद शरीर के प्रत्येक भाग तक भेजना ही क्या कहलाता है, खून का परिसंचरण। यानी मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण, यानी मनुष्यों में रक्त का 2 बार परिसंचरण यानी
दो बार परिसंचरण ही क्या कहलाता है, एक जगह से दूसरे हृदय में दो बार आना ही क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण। सीधे सीधे समझ सकते हैं हम लोग कि मनुष्य के शरीर में रक्त का हृदय में दो बार पहुंचना मतलब गुजरना या पहुंचना ही क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण। इसके लिए स्पेशल नलिकाएं हैं जिसका नाम धमनी और शिरा है। शिराएं क्या करती है कि अशुद्ध खून को शरीर के प्रत्येक भाग से इकट्ठा करके हृदय में पहुंचाती है, और धमनी क्या करती है, हृदय में जो शुद्ध खून बना है उसको शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करती है। दो नलियां हैं जिसके सहायता से हमारे शरीर में खून परिसंचरण करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, वो है, आप देख सकते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक नामांकित चित्र है, मतलब निम्नलिखित में से किसी एक का, निम्नलिखित में से किसी एक का नामांकित चित्र आना तय है। ऐसा कई वर्षों में आ चुका है कि इन्हीं फिगर क्या ना नामांकित जो भी नाम दिया गया है इन्हीं सबका चित्र हर बार पूछता है। आप देख सकते हैं पहला है मानव हृदय, दूसरा है वृकाणु की रचना, और तीसरा है मनुष्य में श्वसन तंत्र, मनुष्य में श्वसन तंत्र, और चौथा है मानव में उत्सर्जन तंत्र। ये चार फिगर जो है ये इसका फिगर पूछता है, नामांकित चित्र पूछता है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग जितने भी मैट्रिक का जितने पिछले ईयर्स हैं लगभग में पूछा हुआ है। कुछ ऐसे क्या ना शायद ही कोई ऐसा वर्ष हो जहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछा है। और अगर ये चारों के अलावा अगर कोई ऐसा ईयर है जहाँ पे नहीं पूछा है वहाँ पे तंत्रिका तंत्र का फिगर पूछता है, ये भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तंत्रिका तंत्र का ये 4-5 फिगर है, आप जरूर इस सबको बना के अपने घर में नामांकित चित्र बना के बार बार प्रयास करें क्योंकि ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4-5 में से किसी एक का आना 100% तय है, और ये 1-2 नंबर का नहीं आता है, ये पूरे 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो बच्चों इस पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दें। और आज के लिए ये जय प्रक्रम का अंतिम प्रश्न रहा महत्वपूर्ण के रूप में। आज के लिए क्लास यहीं पे इन होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।